स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स एंड एनोमेलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोरोन। तो हम एनोमेलस प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं बोरोन की, कि बोरोन किस तरह अपने 13 ग्रुप के अदर एलिमेंट्स से एनोमेलस बिहेवियर या डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। जैसा कि हमने एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में भी पढ़ा था एस ब्लॉक वाले चैप्टर में, कि वहाँ पर भी लिथियम है, बेरिलियम है, ये दोनों एनोमेलस बिहेवियर शो कर रहे थे अपने अपने ग्रुप के अदर एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। इनका जो बिहेवियर था वो कुछ डिफरेंट था। वैसे ही यहाँ पर बोरोन का भी एनोमेलस बिहेवियर है। तो सबसे पहली बात, जो बोरोन के ट्राइक्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स होते हैं, या हम कहते हैं कि ट्राई हेलाइड्स जो होते हैं बोरोन के, वो कोवेलेंट नेचर के होते हैं। ट्राई हेलाइड्स क्योंकि यहाँ बोरोन जो है ये MX3 टाइप्स के हेलाइड बनाता है, ये तो हम लोगों को पता ही है, तो इसलिए हम यहाँ ट्राई हेलाइड्स का यूज़ कर रहे हैं। ये जो ट्राई हेलाइड वर्ड का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब ये कोवेलेंट टाइप के होते हैं, तो ये चीज़ तो सिंपल है क्योंकि बोरोन जो है वो अपने ग्रुप में अब सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। क्योंकि जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, हमको पता है शेल्स बढ़ेंगे और साइज भी बढ़ जाएगा। और बोरोन सबसे अगर छोटा है मतलब स्मॉल केटायंस है वो, और क्लोराइड यहाँ पर एनायंस होंगे, और जो बोरोन होगा वो केटायन के फॉर्म में होगा। तो बोरोन का केटायन अगर जब हम बना देंगे तो वो और भी स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि हम उसमें से क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल रहे हैं ना। तो अब कितने उसमें 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो 5 प्रोटॉन अब 4 इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे तो और तेजी से खींचेंगे, उसका साइज क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। और स्मॉल केटायन होता है तो हम लोग जानते हैं फजान रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर उस बॉन्ड में बढ़ जाता है या वो कोवेलेंट बन जाता है। क्लियर है। अब हम देखते हैं अगर मोनोमेरिक ट्राइहेलाइड की बात करें, यहाँ पर टर्म क्लियर करते हैं मोनोमेरिक। यहाँ पर मोनोमेरिक क्यों यूज़ किया हमने, तो देखिए ये होता क्या है कि डाइमेरिक ट्राइहेलाइड्स भी बनते हैं। जैसे हम डाइमेरिक ट्राइहेलाइड्स के केस में हम एग्जांपल लेंगे अभी AlCl3 का, आगे हम देखने वाले हैं कि डाइमेरिक ट्राइहेलाइड्स क्या होते हैं। तो अभी यहाँ हम मोनोमेरिक की बात करें, मतलब यहाँ पर हम एग्जाम्पल के केस में एग्जाम्पल के फॉर्म में हम ले लेते हैं BF3, वो एक मोनोमेरिक ट्राइहेलाइड है। ये BF3 जो है मोनोमेरिक ट्राइहेलाइड है। तो ये जितने भी मोनोमेरिक ट्राइहेलाइड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर के होते हैं, मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, और इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले क्या कहलाते हैं, लुईस एसिड। तो इसलिए ये स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं। अब देखो क्यों ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये चीज़ क्लियर करते हैं। तो अगर हम इस BF3 को देखें तो यहाँ मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। ये बोरोन, फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। क्लियर है। अब यहाँ देखो इस बोरोन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये एक बोरोन का, फिर ये बोरोन का और एक इस फ्लोरीन का, ये बोरोन का और फिर ये एक फ्लोरीन का। तो यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। और ऑक्टेट रूल क्या कहता है, क्या कहता है ऑक्टेट रूल, कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसलिए ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। अब इसके इलेक्ट्रॉनों की कमी की पूर्ति कौन करेगा, तो इसके लिए एक लुईस बेस की ज़रूरत है। तो ये NH3 एक लुईस बेस का काम करता है, जहाँ पर नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना करके एक लोन पेयर इसके पास बचा रह जाता है। इस लोन पेयर को ये इस बोरोन को डोनेट कर देता है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है। यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसलिए बना है क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने दिए हैं, किसको, बोरोन को। तो अब बोरोन के पास कितने, 6 पहले थे, अब 2 और आ गए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। ये सब किस लिए हुआ, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए।
क्लियर होती है बात। अब देखते हैं, एक बोरोन की स्पेशलिटी ये है कि बोरोन में डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, इसलिए इसकी जो मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है वो 4 तक ही हो सकती है। क्योंकि जब कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन हमको ये कहता है 1s2 2s2 एंड 2p1। तो अब यहाँ पे वैलेंस शेल कौन सी है, 2s2 और 2p1 वैलेंस शेल है। अब ये दोनों शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, देखो आप, 2s में 1 ऑर्बिटल और 2p में 3 ऑर्बिटल, px py एंड pz। तो ये टोटल 4 ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए इसका जो कोवेलेंसी है मैक्सिमम वो 4 हो सकती है। परंतु जैसे ही हम एल्यूमिनियम के केस में देखते हैं या अदर एलिमेंट एल्यूमिनियम के से नीचे डाउन द ग्रुप अगर हम मूव करते हैं तो क्या दिखता है कि वहाँ पर डी ऑर्बिटल पाए जाते हैं, और उन डी ऑर्बिटल के पाए जाने के कारण इसकी जो मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है वो 4 से भी ज़्यादा हो सकती है, मतलब 4 5 6 तक हो सकती है इसकी कोवेलेंसी। क्लियर होती है बात। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो मेटल हेलाइड्स होते हैं, अब हम वो मोनोमर और डाइमर की बात यहाँ कंबाइनली कर लेंगे। तो जो मेटल हेलाइड्स होते हैं वो डाइमराइज हो जाते हैं। कैसे डाइमराइज होंगे, हेलोजन ब्रिजिंग के थ्रू डाइमराइज होते हैं। मोनोमर का मतलब होता है 1 यूनिट से बना हुआ, और डाइमर का मतलब होता है 2 यूनिट्स से मिलकर बना हुआ। क्लियर है। जैसे हम AlCl3 की बात करें, वहाँ हम BF3 की बात कर रहे थे, वैसे ही यहाँ AlCl3 एक मोनोमर है। अब ये डाइमराइज होकर के Al2Cl6 का फॉर्मेशन करता है जो कि स्टेबल होता है। क्यों, देखिए, तो यहाँ एक AlCl3 तो ये रहा, एक यूनिट तो AlCl3 की ये रही, एक यूनिट AlCl3 की ये रही, तो टोटल मिला के ये कितना बन गया, Al2Cl6। अब ये जो Cl होता है, अब यहाँ एल्यूमिनियम के केस में अगर हम देखें तो 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्लोरीन, हमने देखा हुआ है कि जो क्लोरीन होता है, देखिए यहाँ पर जो क्लोरीन होता है, या हेलोजन के केस में, किसी के केस में हम बात करें क्लोरीन या फ्लोरीन जो भी हो, तो जैसे हमने सिंपली यहाँ क्लोरीन लिया है, तो क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ये हम जानते हैं, 2 2 4 2 6 और 1 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से एक से तो ये क्या कर लेता है, इसने Al से बॉन्ड बना रखा है, वहाँ पर इसने 1 इलेक्ट्रॉन से तो यहाँ बॉन्ड बना रखा है। अब इसके पास कितने बच रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचेंगे इसके पास, 2 2 4 और 2 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो ये क्या करता है कि अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन से, कोई से भी 2 इलेक्ट्रॉन, या ये वाले या ये वाले, कोई से भी 2 इलेक्ट्रॉन या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कहें, वो डोनेट कर देता है एल्यूमिनियम को ये डोनेट कर देता है। और दोनों इलेक्ट्रॉन ये एल्यूमिनियम को डोनेट कर रहा है, मतलब बॉन्ड बनाने में दोनों इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के यूटिलाइज हो रहे हैं, इसलिए ये कैसा बॉन्ड बनाएगा एल्यूमिनियम के साथ, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखो यहाँ पर ये AlCl3 था, इस Cl ने क्या करा, इस एल्यूमिनियम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। और फिर एक ये AlCl3 की जो यूनिट थी, इस वाले Cl ने इस एल्यूमिनियम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, और ये क्लोरीन क्या हो गया, अब यहाँ ब्रिज्ड कंडीशन में हो गए, तो ये हेलोजन ब्रिजिंग कहलाती है। क्लियर होती है हर एक चीज़। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमको एक चीज़ देखने को मिल रही है कि यहाँ मेटल क्या कर रहा है, अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को हेलोजन से एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करना है मेटल को। यहाँ पर मेटल कौन है, एल्यूमिनियम, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन ही है टोटल, एल्यूमिनियम के अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से। तो अब इसको क्या अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करना, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है, क्लोरीन ही है, मतलब एक हेलोजन एटम है, तो ये हेलोजन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और इसीलिए हम हेलोजन को क्या बोल देते हैं, ब्रिज्ड एलिमेंट। यहाँ पर इस केस में हेलोजन क्या है, एक ब्रिजिंग एलिमेंट है। क्लियर होती है सभी को, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, जहाँ पर हम लोग इसके आगे की बात करेंगे।